नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कंटेम्प्र में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे एग्जाम में वहां से प्रश्न आ सकते हैं। और उन आर्टिकल में से पहला आर्टिकल है जम्मू कश्मीर का जो रिकॉग्नाइजेशन जो एक्ट 2019 आया था, उसके तहत सरकार ने दो नए यूटी लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाए और वहां पे डीलिमिटेशन की प्रक्रिया सरकार ने स्टार्ट की। और उसके तहत आपको जम्मू में 6 सीटों को बढ़ाया गया, 43 हो गई, और कश्मीर में 1 सीट को बढ़ाया गया, 47 सीट हो गई। ठीक है। अब इश्यू ये था कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर का जो सरकार के द्वारा डीलिमिटेशन किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंजना देसाई कमीशन की अनुशंसा पर, तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर ने इसके अगेंस्ट जो पिटीशन लगाई, कहा यह प्रक्रिया पूर्णतः असंवैधानिक है और इसमें सरकार ने संविधान का पालन नहीं किया है। पिटीशन ने कहा कि इस प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही केवल किया गया है और इस पूरी जो डीलिमिटेशन जो एक्साइज है उसको केवल इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है, जो पूर्णतः गलत है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने आर्टिकल 170 के तहत जो डीलिमिटेशन वाली, मतलब कि जो परसीमन वाली एक्साइज है, डीलिमिटेशन वाली एक्साइज है, 2026 के बाद जो पहला सेंसिस होगा उस तक हमने इसको, उसके बाद करेंगे, तब तक हमने फ्रीज कर रखी है। तो फिर हमने जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन कैसे कर दिया? ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो पिटिशन थे उनने अपना आर्गुमेंट रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर रिकॉग्निशन जो एक्ट 2019 है उसके तहत दो नई यूटी जम्मू और लद्दाख को क्रिएट किया गया है, उसको डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत सरकार ने किया है, डीलिमिटेशन कमीशन को सेटिस्फाई किया है, मतलब कि सेटअप किया है, और वहां की जो कंस्टिट्यूंसी है उसको रीएडजस्टमेंट वहां का किया है। ऐसा आर्टिकल 4 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है, ऐसा वो कर सकते हैं अगर उन्होंने आर्टिकल 3 के तहत कोई नए स्टेट और यूटी का निर्माण किया है तो। ठीक है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा कि आर्टिकल 239 ए, मतलब कि जो यूटी से संबंधित है, वो आर्टिकल 170 पे अप्लाई नहीं होता। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 170 239 ए पर अप्लाई नहीं होता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। और इसकी प्रक्रिया को क्या किया, उन्होंने जो कहा था वो सरकार के द्वारा बिल्कुल सही माना। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया हमने समझी। अब बात समझ लेते हैं डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि हम बाउंड किसी टेरिटरी की जो कंस्टिट्यूंसी है उनकी टेरिटरी को, बाउंड्री को फिक्स करते हैं, उनकी लिमिट को फिक्स करते हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी की बाउंड्री हो या फिर सेंटर की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बाउंड्री हो, उनको फिक्स करते हैं। आर्टिकल 82 ये कहता है कि पार्लियामेंट प्रत्येक सेंसस के बाद, एवरी सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करेगा अकॉर्डिंग टू डीलिमिटेशन एक्ट। ठीक है। आर्टिकल 170 टेरिटरी को, कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको डिवाइड करते हैं स्टेट को, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके और जो पॉपुलेशन है उसका भी डिवाइड बिल्कुल इक्वल हो सके और किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी प्रकार का एडवांटेज ना मिल सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीलिमिटेशन प्रोसेस करते हैं। मान लो कोई ये वाला स्टेट है, इसको हमने बराबर बांट दिया इसकी पॉपुलेशन की बाउंड्री को, ताकि किसी प्रकार का वहां पे कोई दिक्कत ना हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन में कोई समस्या ना आए। ठीक है। अभी तक जो डीलिमिटेशन कमीशन है 1952, 1963, 1973 और 2002 के दो तक हमने सेटअप किए हैं और 2002 के द्वारा ही अभी तक हमारे यहाँ कंस्टिट्यूंसी की संख्या है। ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज देखने को मिलते हैं। और इनके द्वारा अगर पार्लियामेंट में कुछ रख दिया, इनके अगर कुछ कहे तो इनकी जो रिपोर्ट है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसको हमने पढ़ा। अब दूसरी बात है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने क्या किया है, 24 kg
गोल्ड जो स्मगल हो रहा था बांग्लादेश से ईस्टर्न गेटवे में, उसको सीज किया। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम डीआरआई को पढ़ें। तो डीआरआई क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के तहत काम करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। कि अपेक्स एजेंसी है इंडियन कस्टम की, जो कि एंटी, जो अगर कोई स्मगलिंग हो रही है तो उसके तहत ये उसको फील्ड को, उसको मतलब कि कोई भी अगर तस्करी हो रही है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। एक कस्टम एक्ट 1962 को इन्फोर्स करते हैं, आर्म एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, एंटीक्यूटीज एक्ट, उसको इन्फोर्स करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे देश में किसी प्रकार की तस्करी ना हो, कोई भी मतलब कि किसी प्रकार का कोई हमारे यहाँ से वस्तु चोरी ना हो, ठीक है, या फिर इलीगल एक्टिविटी ना हो, इस बात को बस ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में वाइल्ड लाइफ का ट्रेड हो रहा हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो, इलीगल ट्रेड हो रहा हो हमारी देश की भी जो अगर कोई वस्तुएं हैं उस गुड्स से संबंधित, तो हमको इस प्रकार के डीआरआई हमारे सामने आएगा और कहेगा भाई साहब आप इसका इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते, इलीगल रूप से आप इसका ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट चर्चा में है। और राजस्थान के जो पूर्व वाले जो जिले हैं वहां पे पानी की बहुत कमी आपको देखने को मिलती है, डेजर्ट एरिया है, ग्राउंड लेवल पे कम, मतलब कि ग्राउंड जो वाटर है कम लेवल पे हमको देखने को मिलता है। तो सरकार ये चाहती है कि हम ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ले आए और उसके तहत पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को आपस में जोड़ दें, और जो रैनी सीजन है उसके माध्यम से जो साउथर्न राजस्थान में पानी आता है उसको हम ईस्टर्न राजस्थान में ट्रांसफर कर सकें, और इससे बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स को लाभ होगा। उसमें से आप भरतपुर देख सकते हैं, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, ठीक है। तो इन प्रकार की डिस्ट्रिक्टों को लाभ होगा। कुल मिला के कहें तो 13 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की इसमें आप बेनिफिट देखने को मिलेंगे। उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको श्योपुर वाली डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको मध्य प्रदेश की भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 40,451 करोड़ के आसपास लगेगी, और इसको 3 फेज में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसा कि हमने कहा कि जो काली सिंध, पार्वती, चंबल को जोड़कर आपस में लिंक कर कर यहाँ का पानी इधर ट्रांसफर किया जाएगा ईस्टर्न राजस्थान में, ताकि पानी की दिक्कत यहाँ पे बनी रहती है। वाटर का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम लेवल पे देखने को मिलता है, तो यहाँ से इसकी पानी की वाटर की सप्लाई अच्छी मात्रा में हो सके और पानी की समस्या यहाँ से दूर हो। इस प्रोजेक्ट को अगर हम चालू करेंगे तो अप्रूवल इसको सेंट्रल वाटर कमीशन ने 2017 में दे दिया था, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटर स्टेट इशू है, जो राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य देखने को मिलता है, वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये चंबल रिवर है, चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है बनास मिलेगी, काली सिंध, पार्वती मिलेगी, और फिर आप चंबल जाके इधर आप यमुना में मिल जाएगी, और यमुना की ट्रिब्यूटरी आप देखेंगे चंबल, इधर आपको सिंध इधर की नदी है, ठीक है। इस बात बेतवा, दसान और कैन, ठीक है, ये आपको यमुना में मिल जाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, राखीगढ़ी चर्चा में, जो कि हड़प्पन साइट है, ऐसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी, घग्गर और हाकरा रिवर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, जो कि 2600 से लेकर 1900 बीसी के मध्य आपको देखने को मिलती है। ये डेंजर सिचुएशन में हमको देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो रैंपेंट हैं सॉयल माइनिंग के द्वारा उसको खतरा है, इनरोचमेंट हो रहा है, और बहुत सारी जो चीजें हैं आर्टिफैक्ट वहाँ को सेल के लिए वहाँ से वहाँ के चोरी हो जाते हैं, तो थेफ्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से इसको डेंजर में बोला गया है कि जो राखीगढ़ी की साइट है वो डेंजर में हमको देखने को मिलती है। राखीगढ़ी की साइट पे कुछ मेजर जो फाइंडिंग मिलती हैं, हड़प्पन फेज को, मैच्योर हड़प्पन फेज हमको देखने को मिलता है, प्लांट टाउनशिप हमको देखने को मिलती है जो कि मड ब्रेक से बनती है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमको देखने को मिलता है, पानी निकलने की उत्तम व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, सील्स और पोएट्री हमको देखने को मिलती है, 5 हड़प्पन कैरेक्टर देखने को मिलता है,
एक साइड में, दूसरी साइड एलिगेटर का साइन मिलता है। और एनिमल सैक्रिफिशियल पिट्स हमको देखने को मिलती हैं, चाहे वो मर्ड्स वृक्ष हो, ट्रायंगुलर हो, सर्कुलर फायर हो। टू फीमेल के स्केलेटन भी देखने को मिलता है, उनकी जो विरुद्ध परंपरा होती है उसमें। और उनके साथ साथ आपको ज्वेलरी लाइक जैस्पर, आगेट बीट और सेल बेंगल्स आपको देखने को मिलते हैं। ब्लैड, टेराकोटा, सेल बेंगल्स, सेमी प्रीसियस स्टोन्स, क्रॉपर ऑब्जेक्ट, एनिमल फिगर्स और टॉय क्राफ्ट फ्रेम, फील ऑफ टेराकोटा, बॉन पॉइंट, इंक्रिप्शन सैटेलाइट, सील सीलिंग, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे तो यहाँ से प्रश्न अक्सर यूपीएससी में पूछा जा सकता है। यूपीएससी में नहीं, जो कोई भी अगर पीसीएस का एग्जाम है तो वहां पे यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, नमस्ते स्कीम चर्चा में है। अभी सरकार ने बजट लेके आए, उसमें कहा कि 100 करोड़ का बजट नमस्ते स्कीम को हम प्रोवाइड करेंगे। और इसका मतलब है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मतलब कि सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। जो भी मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई लोग करते हैं वो मैनुअल रूप से ना करें, इसको हम कहीं ना कहीं मशीन के माध्यम से कर पाए। तो इस प्रकार से अनसेफ जो सीवर वेस्टेज को जो क्लीनिंग होती है वो कहीं ना कहीं मशीन के माध्यम से करना चाहिए, तो ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, इसको जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा साथ में लेके आए हैं। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन किसकी बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, क्लीनिंग की बात करते हैं। तो दोनों ने साथ मिलकर कहा कि हम क्लीन करेंगे और सोशल जस्टिस भी करेंगे, तो दोनों ने मिलकर नमस्ते स्कीम चलाई। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मैन मेटस क्लाउड चर्चा में है। मैन मेटस क्लाउड अमेरिका में देखा गया। मैन मेटस क्लाउड क्या है, सब्सटेंशियल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें स्ट्रेटोकुमुलस, अल्टो स्टेटस और अल्टो कुमुलस की भी कुछ फीचर्स हमको देखने को मिलती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा मेमटस क्लाउड किससे समानता है, तो आप बता देंगे सबसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, उसकी अधिकांश समानताएं हमको देखने को मिलती हैं। क्वासी क्रिस्टल चर्चा में है। अमेरिका के साइंटिस्ट ने इनको खोजा है। क्रिस्टल लाइक इसमें सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन क्रिस्टल में जहाँ पे कुछ संरचनाएं रिपीट होती हैं, रिपीटिंग पैटर्न होते हैं, इसमें जो पैटर्न है रिपीट देखने को नहीं मिलता। और इसी की डिस्कवरी के लिए इसमें नोबेल प्राइज अमेरिका में केमिस्ट्री में डिस्कवरी के लिए मिला था। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आयुब्राइट मीटियोर चर्चा में है। देवधर जो मीटियोर 2022 में गुजरात में देखने को मिला, 170 फर्स्ट आयुटाइस इन 170 ईयर के आसपास मिला। आयुटाइट क्या है, टाइप ऑफ मीटियोर है। इसमें आपको कोर्स ग्रेन्ड इग्नाइस रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, ऑक्सीजन पुअर कंडीशन लेवल पे देखने को मिलेगा। और इसमें 90% देवधर मीटियोर में क्या होगा, कंपोज्ड आपको ऑर्थोपायरोक्सिन, पायरोक्सिन क्या है, सिलिकेट कंसिस्टिंग होता है SiO4। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक, दूसरा बीमारू स्टेट चर्चा में है। जब भी बीमारू स्टेट की बात आती है तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात आती है। इन्होंने न्यूज में थे तो 2001 में इसकी 41% पॉपुलेशन इंडिया में इन बीमारू राज्यों से आती थी। अब तो बीमारू राज्य नहीं है, सभी राज्यों ने कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट किया है, लेकिन 2026 में इसकी पॉपुलेशन 43.5% के आसपास हमको देखने को मिलेगी। बीमारू राज्य का जो कंसेप्ट है, शब्द है, कॉइन जो किया था आशीष बोस ने 1980 में। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा स्काई यूटीएम चर्चा में क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, मैंड मतलब कि मैंड एविएशन एयरबेस में काम करेगा, 4 एयर फ्लाइट पर हावर ले सकता है और 9600 फ्लाइट पर डे ले सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे और रियल टाइम आप इसकी मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। डाटा एमबीसी चर्चा में है। सरकार ने बजट में कहा कि हम अपने डाटा एमबीसी खोलेंगे। डाटा एमबीसी क्या होता है, कोई भी हमारा जैसे डेटा है, भारत का डेटा है जिसमें पर्सनल डेटा होता है, नॉन पर्सनल डेटा होता है। तो कोई देश अगर डेटा का उपयोग करते हैं तो उनमें हम कहीं ना कहीं रेगुलेशन कर सकें, इसके माध्यम से भी हम डिप्लोमेट रिलेशन वहां पे स्थापित कर सकें। तो नॉन पर्सनल जो डेटाबेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अलाउ देने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एम्बेसी खोलेगी। ठीक है, पहली जो एम्बेसी एस्टोनिया के द्वारा खोली गई 2017 में
और किंगडम ऑफ बहरीन के द्वारा इस प्रकार का एक कानून लेके आए लेजिस्लेशन में 2018 में, ताकि क्लाउड से संबंधित जो डेटा है उसके संबंध में हम रेगुलेशन स्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, तो इससे क्या होंगे, हमारे कंट्री के साथ टाई अप होंगे कि हमारे डेटा का आप उपयोग कर रहे हैं तो किस प्रकार से उसका प्रोटेक्शन किया जाए, किस प्रकार से उसको आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।